हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में मैंने कई अलग अलग तरीकों से, देखिए हर चैप्टर में मैंने अलग अलग तरीके से बताया है, पर इंडियन एविडेंस एक्ट में मेनली मैं घर और बिल्डिंग की डिजाइन्स लेकर के इसको समझा रही हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इस चीज़ को याद किया या जिस टाइम पे मैंने इसके बनाए ये ट्रिक्स, तो उस टाइम पे मैं इस माइंडसेट में थी कि आई वाज सर्चिंग अ लॉट अबाउट होम्स एंड ऑल। ठीक है, सो यस, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 6। इसकी हेडिंग है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो पहले एक बार जल्दी से इस लेआउट को देख लेते हैं। देखिए ये एक हॉल का लेआउट है। ठीक है, ये हॉल का एरिया है जहां से एंट्री होती है और जहां पे साइड में किचन है, एंड दिस इज द स्टोर रूम एंड दिस इज द प्रॉपर हॉल। ठीक है, ये वो प्रॉपर हॉल है। तो हॉल का जो दरवाजा है यानी कि मेन एंट्रेंस जो गेट है वो ये है। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 91 कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड है। तो 91 में आकर के कोई क्या है, यहाँ पे एग्रीमेंट करवाता है। ठीक है, फिर ये जो एरिया होता है स्टोर रूम, वो क्या होता है, एक्सक्लूडेड एरिया होता है, सेक्शन नंबर 92। फिर इसके बाद 93 एंड 94 तो इधर है, 95 ये दोनों क्या लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में है। ठीक है, उसको इधर कर दिया है। देन 96 एंड 97 क्या है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड है कि लैंग्वेज कहाँ पे एम्बिगुअस होती है या क्या होता है, उस चीज से रिलेटेड है। तो एक लैंग्वेज इधर और एक लैंग्वेज इधर कर दी गई है। एंड देन जो सेक्शन नंबर 98 है वो इलिजिबल कैरेक्टर से रिलेटेड है, उसको इधर साइड में कर दिया गया है। ठीक है, कुछ फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम के साइड में आपको क्या है उल्टा करके खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है वो। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 99। सेक्शन नंबर 99 में हु मे गिव एविडेंस ऑफ वेरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके लिए वो आया है क्वेश्चन मार्क ला के, अरे मुझे करना है क्या, है ना, ये हो जाता है। एंड देन बीच में कोई दादाजी होते हैं, मोस्टली वो लेटे हुए रहते हैं हॉल के बीच में, तो वो क्या करते हैं, विल लिखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कर दो, आप विल से एसोसिएट कर दो। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके सेक्शंस करेंगे। तो फर्स्ट वन ये आ जाता है डोर वाला एरिया। ठीक है, सेक्शन नंबर 91 बोलता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी प्रोड्यूस रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ क्या है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, ग्रांट्स आता है, या फिर अदर डिस्पोजिशंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज आती है। यहाँ पे क्या है, आप इस प्रॉपर्टी को ले रहे हो, कोई फ्लैट आप ले रहे हो, उसका हॉल में आप बना रहे हो, ये तो आपको क्या है एग्रीमेंट करना होगा। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन जो भी है उनको क्या है इधर आप राइटिंग के फॉर्म में कर दो। ये हो गया सेक्शन नंबर 91। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 92 बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लूड कर दिया, ये एक्सक्लूडेड एरिया है, तो इसमें क्या है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स, ओरल एग्रीमेंट के जो एविडेंसेस है उनको हटा ही दो, एक तरह से एक्सक्लूड कर दो। देन इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 93, 94 एंड 95। ठीक है, सेक्शन नंबर 93 जो यहाँ पे है वो बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और एमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स। अब देखो एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है, पेटेंट एम्बिग्यूटी है, तो उसको एकदम एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, हटा दो। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 94 है, 94 हम बाद में करेंगे, पहले हम 95 करते हैं। 95 है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब क्या है, देखो ये होता है लेटेंट एम्बिग्यूटी, इसको मैं अब बाद में बताऊंगी, जो अनमीनिंग वगैरह याद रखना, बट देखो लेटेंट एम्बिग्यूटी होता है, उसको याद रखना ज्यादा जरूरी कि पेटेंट एम्बिग्यूटी कहाँ है और लेटेंट एम्बिग्यूटी कहाँ है। ठीक है, लेटेंट एम्बिग्यूटी मतलब एकदम छुपी हुई एम्बिग्यूटी जिसको आप कुछ समझ नहीं सकते। लेटेंट हीट पता है, लेटेंट हीट वो होती है जो कुछ चेंज नहीं करती है, पर हीट है पर वो कुछ चेंज नहीं ला रही है। वैसे ही लेटेंट एम्बिग्यूटी है कि ऐसी एम्बिग्यूटी जो आपको दिख ही नहीं पा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 94, क्योंकि हमने 94 जो है वो छोड़ दिया था। तो 94 है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब इसको क्या है ना, आप इस सेक्शन नंबर 94 को अलग रख दो, इसको जब हम लोग समझेंगे, वैसे इससे एक वर्ड जो है जो एसोसिएट करना चाहिए वो ये याद कर लो कि एक्सक्लूड हो रहा है क्या, एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स से उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो एक्सक्लूड हो रहा है। अब हम आते हैं इधर वाले सेक्शंस पे, सेक्शन नंबर 96 एंड सेक्शन नंबर 97। ठीक है, सेक्शन नंबर 96 और 96 इधर है डोर के, यहाँ पे डोर है, स्पेस दी गई है, और 97 इधर है। 96 किस बारे में बात करता है, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। ठीक है, अब एक लैंग्वेज है वो इस पे अप्लाई हो रही है, इस पे नहीं अप्लाई हो रही, वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। ठीक है, अब तो उसको क्या है, उसका एप्लीकेशन हो रहा है।
देन सेक्शन नंबर 97 है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइड। अब देखो चीजें तो सही है और टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स है, पर ए और बी, ए बी साथ में अप्लाई नहीं हो रहा है और सी और डी साथ में नहीं अप्लाई हो रहा है। अप्लाई क्या होना है, ए और सी और बी और डी। ठीक है, ये दोनों देखो, एक फॉर एग्जाम्पल पूरी एक लाइन है, पूरा एक सेंटेंस है, उसमें दो पोर्शन है, ए बी का पोर्शन है और दूसरा सेंटेंस है सेंटेंस टू जिसमें पोर्शन है सी और डी का पोर्शन है। तो क्या है ना, वो चीजें अप्लाई नहीं हो रही। अब देखो इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू आप समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 98। ठीक है, सेक्शन नंबर 98, 99 और 100, बस इतना बच रहा है। अब सेक्शन नंबर 98 बोलते हैं एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स। इलेजिबल कैरेक्टर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड क्या है, एविडेंस। ठीक है, उसकी मीनिंग बताओ, इलेजिबल कैरेक्टर्स की मीनिंग बताओ। सेक्शन नंबर 99 एक क्वेश्चन करता है हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखो जो टर्म्स है डॉक्यूमेंट के वो वेरी कर रहे हैं, वो चेंज हो रहा है, तो कौन उसका एविडेंस देगा? ये क्वेश्चन मार्क है, इसको बीच में किया है। ठीक है, ये आ रहा है भागते भागते, अरे दरवाजा खोलना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अरे वेरी कर रहा है, कौन साइन करेगा? मम्मी। ठीक है, अब इधर देखो दादाजी बैठे हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं, विल कर रहे हैं, विल लिख रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखो। सेक्शन नंबर 100 में सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। ठीक है, प्रोविजन से इंडियन सक्सेशन एक्ट्स के रिलेटिंग टू विल्स, उनको क्या है, इनको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। बस इतना ही है सेक्शन नंबर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। ज्यादा सेक्शंस नहीं है इसमें, इसको जल्दी जल्दी से हम लोग इसका जो है बेयर के थ्रू रीडिंग कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करने वो कर लेते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, लाइक तो कर ही दो एटलीस्ट, उसके बाद आप शेयर कमेंट कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू कमेंट और प्लीज टेल एनीथिंग। ओके, सो चैप्टर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसकी हेडिंग है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, अब ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक्सक्लूड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे कैसे कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेस्ट एविडेंस रूल लगता है। ठीक है, बेस्ट एविडेंस यानी कि एक ऐसा एविडेंस जो मतलब ऑब्वियसली बेस्ट जो है, हम लाइन से ही समझ जाते हैं कि बेस्ट एविडेंस है। ठीक है, सर्वोच्च, सबसे अच्छा, और वो कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बचा के रखिए। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 91 आता है, सबसे पहला जो सेक्शन है तो उसका है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस कर दी गई हैं क्या, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अब इसमें है व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं, और ऑफ अ ग्रांट or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter। ठीक है, अब इतना पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। कॉन्ट्रैक्ट आता है, ग्रांट आता है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी सारी जो चीजें ना वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कोई ऐसी चीज से बांधने के लिए जो कि जिसके टर्म्स है पर्टिकुलर, तो उसको क्या है, अब उसको क्या है, रिड्यूस, इट इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो है वो एक्सेप्शन है, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन केस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हियर इन बिफोर कंटेन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सी नॉर्मली अब इसमें क्या होता है, कौन सी एविडेंस जो है दूसरे वाले एविडेंस को रिप्लेस करेगी, तो अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही रिप्लेस करेंगे सबसे पहले। इसमें है एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें सिंपली ये है कि जब टर्म्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो टर्म्स है उसके वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर दिए गए हैं, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डीड जो कुछ भी है उसको एज अ एविडेंस नहीं देना है अनटिल एंड अनलेस या तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ या फिर सेकेंडरी एविडेंस दो। इसका एक्सेप्शन है कि डॉक्यूमेंट या फिर सेकेंडरी एविडेंस तब दो जब क्या सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। ठीक है, अदरवाइज वो तो लिखी हुई है ही तो उसकी जरूरत नहीं है। देन इसका एक्सेप्शन है व्हेन द पब्लिक ऑफिसर, अब पब्लिक ऑफिसर को क्या है, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड
appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. अब क्या है, पब्लिक ऑफिसर है, उसको अपॉइंट कर दिया गया है उस चीज़ के लिए लिखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना हाउस टैक्स वगैरह दे रहे हो, आपने अपना हाउस टैक्स दिया, तो उसके लिए जो पब्लिक ऑफिसर है वो अपॉइंट किया गया है, तो और उस पब्लिक ऑफिसर ने क्या है, उसको आपसे पैसे लेकर के ये सब जमा वमा कर दिया, तो ही अब ये चीज़ जो है ना, इसको प्रूफ नहीं किया जाएगा, ज़रूरी नहीं। अब इसमें क्या, देखिए इसमें सिंपली ये है कि इसमें किस किस चीज़ का प्रूफ नहीं लिया जाएगा, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस। देन इसका एक्सेप्शन टू है विल्स, ठीक है। अब एक्सेप्शन टू है विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। अब इसको क्या है ना, प्रोबेट की तरह, इसका यानी कि एक सर्टिफिकेट है उसकी तरह इसको प्रूव किया जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, ये जो है इसका एक्सेप्शंस हैं दोनों, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर वाले में कि क्या नहीं प्रूफ किया जाएगा, विल में विल तो डायरेक्टली नहीं प्रूफ कर दी जाएगी। देन इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स क्लास डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिफर टू आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट एंड इन केस इन विच दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट देन वन, ठीक है। अब जितनी भी डॉक्यूमेंट में है उन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में है ये। एक्सप्लेनेशन 2 है, वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन। अब एक से ज़्यादा ओरिजिनल है, वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूफ। अब क्या है, एक से ज़्यादा ओरिजिनल है तो एक ओरिजिनल को ही प्रूव कर दो। एक्सप्लेनेशन 3 में है, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रिफर टू इन दिस सेक्शन शैल नॉट बी प्रक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। अब इसको क्या है ना कि ओरल को जो है, ओरल फॉर अदर देन जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके लिए नहीं लिया जाएगा। अब क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन से जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो एकदम सही समझ में आ जाएगी कि इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, ऑल लेटर्स इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी प्रूव। सारे लेटर्स हैं, सारे लेटर्स में प्रूव होगा। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट प्रूव की जाएगी। इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3, वन ओनली नीड बी प्रूव। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दिया है। कौन सी एक्सप्लेनेशन में दिया है? एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्स द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन। तो इसमें क्या, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वॉज मेड फॉर द अदर इंडिगो, द एविडेंस इज एडमिसिबल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओरल एविडेंस दिया गया है, उस डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस दिया गया है, इसलिए ये जो है ये एडमिसिबल है। अब इसमें क्या है कि एविडेंस ही दे दिया गया है कि उसने दूसरे इंडिगो का पैसा दे दिया गया है, तो ये जो एविडेंस है कि एविडेंस ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, ठीक है, तो वो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए गिव्स बी रेसिप्ट फॉर मनी पेड बाय ए, ठीक है। ए क्या करता है, ए गिव्स बी रेसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी, बी पे करता है और ए उसको रिसिप्ट दे देता है। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट। फिर इसके बाद क्या है, द एविडेंस इज एडमिसिबल। अब क्या है, उसके पास क्या है ना, उसके पास ऑलरेडी उस चीज़ की डॉक्यूमेंट है, तो क्या है, उसका ओरल एविडेंस ही दे दिया उन्होंने और वो एविडेंस एडमिसिबल है। अब रेसिप्ट, एक और चीज़ है कि रेसिप्ट क्या है, इट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी चीज़ आ जाती है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इसी में लगेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, टर्म ऑफ अ सॉरी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। देन इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 92 पे। आई होप सेक्शन 91 जो है आपको समझ में आया हो। सेक्शन 91 जो है वो ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आपके पास कुछ लिखा है, ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है एक तरह से आपको कि बेस्ट एविडेंस रूल कहाँ दिया गया है, सेक्शन 91 में दिया गया है। बाकी आप इसके एमसीक्यूज करोगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स, यानी कि ओरल एग्रीमेंट्स है तो उसका एक्सक्लूजन। व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब रिक्वायर करता है लॉ कि उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कर दो, ठीक है। हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, वो प्रूव भी हो चुकी है सेक्शन 91 से। नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। अब देखो ऑलरेडी उसका जो मेन एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस मिल गया है, तो उसका ओरल क्यों एडमिट करें, ठीक है।
एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। अब किसी के बीच में भी नहीं होगी, पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव दोनों के बीच में, बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये तो हो गया इन इंटरेस्ट फॉर पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स टर्म्स। ठीक है, देखो अब उसके टर्म्स को क्या है कि कॉन्ट्राडिक्ट किया, वैरी किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। इसके लिए क्या है, कोई नो एविडेंस, कोई भी नो ओरल एविडेंस फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग, वैरिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जब उसका ऑलरेडी सेकेंडरी एविडेंस दे दिया गया हो। ठीक है, अब इसके प्रोविजो में है, प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और विच वुड entitle any person to any decree or order relating thereto such as fraud, intimidation, illegality। अब देखो एक ही तरीका है उस चीज को इनवैलिडेट करने का कि वहां पे फ्रॉड हुआ हो, इंटिमिडेशन हुआ हो, इलीगैलिटी या वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रडिक्टिंग पार्टी या वांट ऑफ फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक इन फैक्ट ऑफ लॉ, कोई भी चीज की गलती यूज की गई हो। ठीक है, इसको क्या है, इनवैलिडेट द डॉक्यूमेंट, ये इसमें क्या है, इनवैलिडेट किया जाता है किसको, डॉक्यूमेंट को, बाय फ्रॉड एक्सेट्रा। फिर इसके बाद क्या है, प्रोविजो 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। अब क्या है, कोई सेपरेट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है, अब उसके साथ एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट भी है, एज टू एनी मैटर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, और उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट साइलेंट है, एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद टर्म्स, इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पहले ही पढ़ लेते, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी प्रूव्ड। ठीक है, इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजो अप्लाइज द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई एक डॉक्यूमेंट है कि मैं तुमको एक गाड़ी बेचूंगा, इसके लिए साइन वाइन कर लिया, फिर इसके बाद चलो मैं तुम्हें विंडशील्ड भी दे देता हूँ। ठीक है, या उससे गाड़ी से रिलेटेड एक और चीज दे देता हूँ, ये उसने ओरली कर लिया, और ये दोनों जो है एक दूसरे के उल्टा नहीं जा रहे हैं, गाड़ी सीधे जा रही है और वो जो सामान दे रहा है वो उल्टा नहीं जा रहा है। ठीक है, दोनों सीधा पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीज सही है। ठीक है, मे बी प्रूव्ड, ये चीज जो है ये प्रूव हो जाएगी, इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजो अप्लाइज द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी वाली डिग्री लेंगे इसमें, यानी कि क्या है, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रोविजो 3, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द अटैचमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव्ड। अब क्या है, कोई कंडीशन उससे अटैच्ड है, क्या है, ओरल एग्रीमेंट व्हेन कंडीशन प्रेसिडेंट। अब ये क्या है, ओरल एग्रीमेंट, ऊपर क्या था, ओरल एग्रीमेंट तो है, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, इसमें भी क्या है, ओरल सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है पर उसमें कोई कंडीशन है, तो उसको भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका आ जाता है प्रोविजो 4। प्रोविजो 4 में क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रेसेंड और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जिस्ट कोई भी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट, कोई भी अलग सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, किस चीज के लिए, रेसेंड और मॉडिफाई करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को, डिस्पोजिशन को, मे बी प्रूव्ड। ठीक है, वो प्रूव हो जाएगा एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय लॉ required to be in writing or has been registered according to law in force for the time being as to registration of document। अब क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बोल रही है कि जो उसका रेसिशन हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है उसको क्या है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अदरवाइज जो है वो भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोविजो 5, एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। एनी यूसेज, कोई भी यूसेज है, कस्टम है, by which incidents not expressly mentioned, incidents जो है वो expressly mentioned नहीं है in any contract are usually annexed to contracts of that description may be proved। ठीक है, कोई भी यूसेज है, कस्टम है, वो भी प्रूव हो जाएगा, इंसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यूसेज कस्टम जैसे कि तुम मुझे गाड़ी बेच रहे हो, अब गाड़ी के साथ एक कस्टम है कि तुम हमको पंडित का जो तिलक है ना, तिलक आगे लगाते हैं उसको शुभ लाभ बनाने के लिए, वो भी दोगे, तो ठीक है वो भी देना है, तो उसको वो भी प्रूव हो जाए कि हर कोई देता है तो देगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रिपग्नेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये रिपग्नेंट तो नहीं होगा कि तुम्हें कार बेचनी है एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब प्रोविजो 6 है, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, कोई एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड
विच शोज इन वॉट मैनर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। ये भी सही है कि कोई भी फैक्ट है वो प्रूव करेगा कि किस मैनर में लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड, लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट का रिलेशन देखना है। तो अब इसमें हमें एक तरह से क्या पता चल गया, 6 प्रोविजो मिल गए। ठीक है, 6 प्रोविजो में क्या क्या बताया गया है। प्रोविजो 1 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है उसको इनवैलिडेट कर सकते हैं। कैसे? फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ फेलियर, वांट और फेलियर, मिस्टेक एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से। फिर क्या है? सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है जो कि ओरल है। ठीक है, वो भी हो गया, प्रूफ हो जाएगा। फिर क्या? ओरल एग्रीमेंट है वन कंडीशन प्रेसिडेंट। ओरल एग्रीमेंट है कब? जब कंडीशन भी है। फिर उसके बाद क्या है? सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है, सॉरी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है रेसेंड और मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, वो भी हो जाएगा। फिर इसके बाद यूसेज कस्टम्स के साथ कुछ एग्रीमेंट है, वो भी ठीक है। फिर इसके बाद मैनर लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये भी ठीक है, उसको भी प्रूफ करने के लिए आप क्या है? ओरल एग्रीमेंट दे सकते हो। तो इस सेक्शन का मतलब मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ राइटिंग, अगर रिक्वायर करता है लॉ कि उस चीज को डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर दो, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन। अब क्या है? एक डॉक्यूमेंट प्रूव हो गई है, यानी कि मैं गाड़ी बेचूंगा। ठीक है, तो नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। कोई भी जो एविडेंस है ओरल एग्रीमेंट का वो एडमिट नहीं होगा बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे। बट इसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं। क्या? कि तुम फ्रॉड कर, तुम गलत काम करो तो ठीक है। देखो, अब आ जाते हैं गाड़ी बेचने के लिए, उसने क्या किया? फ्रॉड कर दिया। दूसरी चीज उसने क्या कर दिया? सेपरेट एग्रीमेंट्स की, हम गाड़ी के साथ तुम्हें सीट कवर्स देंगे। ठीक है, सीट कवर्स देंगे, ये भी एक एग्रीमेंट होगा। सीट कवर्स बेचेंगे, अब इसके लिए उन्होंने लिखित नहीं किया। फिर इसके बाद क्या है कि गाड़ी के साथ हम तुमको एक और चीज़ दे रहे हैं, गाड़ी के साथ हम तुमको एक सीट कवर देंगे। अब उसने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, एक और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर दिया कि अब गाड़ी में क्या है? गाड़ी में व्हील्स जो है वो अलग अलग व्हील्स है, अलॉय व्हील्स लगा करके देंगे। ठीक है, ये चीज़ उसने मॉडिफाई कर दी और इसके लिए ओरल एग्रीमेंट किया, और ये जो पैरेलल जा रहा है, साथ साथ जा रहा है। फिर इसके बाद उसने कह दिया कि यार हम तिलक भी देंगे। ठीक है, ये भी सही जा रहा है। फिर इसके बाद लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गई इसमें, विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब उसने बोला है गाड़ी देंगे तो ऑब्वियसली कार देंगे, अब घोड़ा गाड़ी की बात तो नहीं हो रही है ना। तो बस ये सारी चीजें एक बार दिमाग में रखो, एक स्टोरी बनाते जाओ कि गाड़ी है, गाड़ी बेचना है, गाड़ी फ्रॉड के साथ नहीं बेचना है। ठीक है, अब छोटी बड़ी कार जैसे अमेजोन में नहीं होता है, बड़ी चीज दिख रही है पर वो आती बहुत छोटी है। ठीक है, तो वो फ्रॉड के साथ नहीं बेचना है, उसके साथ सीट कवर देने हैं। फिर इसके बाद उसके व्हील्स चेंज कर देने हैं, ये क्या है? मॉडिफिकेशन और रिसेशन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद उसके साथ एक तिलक की डिब्बी देनी है। फिर इसके बाद उसकी जो लैंग्वेज है कि हाँ क्या दे रहे हैं? गाड़ी दे रहे हैं, प्रॉपर गाड़ी दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ है। अब इसके जो इलस्ट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोविजोज हैं। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा 392 में क्या है। आप नॉर्मली ओरल एग्रीमेंट जो है नहीं लिया जाता है अगर डॉक्यूमेंट हो, बट इसमें ओरल एग्रीमेंट्स ले लेंगे। क्यों? प्रोविजोज हैं इसमें। वैसे ही सेक्शन 391 में भी काफ़ी प्रोविजोज थे कि ये जो एविडेंस है ये फॉर्म ऑफ राइटिंग में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है? ओरल एविडेंस नहीं लेंगे। इसमें भी एक्सेप्शंस दिए गए थे। ठीक है, कि बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए थे, वो तो हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। देन इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशन वन आ जाती है। A policy of insurance is effected on goods in ships from Calcutta to London. The goods are shipped in a particular ship which is lost. The fact that that particular ship was orally accepted from the policy cannot be proved. अब इसमें क्या है? पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लगता है। ठीक है, वो इफेक्ट हो गया। इन शिप्स फ्रॉम कैलकटा टू लंडन, कैलकटा से लंदन के लिए। अब जो है गुड्स आर शिप्ड इन अ पर्टिकुलर शिप विच इज लॉस्ट, एक पर्टिकुलर शिप है वो लूज हो गई है। द फैक्ट दैट दैट पर्टिकुलर शिप वॉज ओरली एक्सेप्टेड फ्रॉम द पॉलिसी। अब ये फैक्ट है कि उसको ओरली एक्सेप्ट कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फाइल हो चुका है। क्या है? इसको हटाना नहीं है, इसको खत्म नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? कोई ओरल एविडेंस नहीं लिया जाएगा। क्यों? कॉन्ट्रडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देन क्या है? क्योंकि ये एकदम रिपग्नेंट जा रही है, उल्टा जा रही है। नेक्स्ट है, ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी ₹1000 ऑन 1 March. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March. ठीक है, an oral agreement 31st March cannot be proved. अब क्या है? ये दोनों रिपग्नेंट जा रहे हैं।
ठीक है, इसमें क्या है, रिड्यूस्ड इन राइटिंग जरूरी है, ठीक है। और ये क्या, ये प्रूव नहीं हो सकता कि 31 मार्च के लिए, ये एक तो ओरल है और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, उस चीज को। नेक्स्ट है, एंड स्टेट कॉल्ड द रामपुर टी स्टेट इज सोल्ड बाई अ डीड विच कंटेन्स अ मैप ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड, ठीक है। द फैक्ट दैट द लैंड नॉट इंक्लूडेड इन द मैप हैड ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द स्टेट एंड वॉज मेंट टू पास बाय द डीड कैन नॉट बी प्रूव। अब क्या है, मैप लगा दिया, डीड बना दी, सब कुछ बना दिया, तो अब तुम ये नहीं बोल सकते कि ऑलवेज, अरे कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम ऐसा कुछ तो है नहीं ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो उसको आप ओरल एविडेंस से थोड़ी वो कर सकते, ओरल एग्रीमेंट से थोड़ी वो कर सकते हो, नहीं नहीं ये सही नहीं है, जो लिखा हुआ है वही सही है। देन इसके बाद डी आता है, ए एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स। ए वॉज induced to do so by a misrepresentation of bees as to their value. The fact may be proved. अब इसमें क्या है कि एंड ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस में काम करने के लिए, द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स में। ए वॉज इंड्यूस टू डू सो, अब इसमें क्या है, इंड्यूसमेंट हो रहा है, तो ये किस में आ जाता है, प्रोविजो 1 में आ जाता है, तो इसका जो क्या है, फैक्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन ई। ए इंस्टीट्यूट्स अ सूट अगेंस्ट बी, ए जो है वो बी के अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट करता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो प्रेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिफॉर्म्ड एज टू वन ऑफ इट्स प्रोविजंस एज दैट प्रोविजन वॉज इंसर्टेड इन इट बाई मिस्टेक। अब इसमें क्या है, मिस्टेक हो रही है। ए मे प्रूव दैट सच अ मिस्टेक वॉज मेड एज वुड बाई लॉ एंटाइटल हिम टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिफॉर्म्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रिफॉर्म कर देंगे, तो इसको क्या है, ए प्रूव कर सकता है, क्यों, क्योंकि मिस्टेक आ गई है। अब इसमें एफ है, A orders goods of B by a letter in which nothing is said as to the time of payment and accepts the goods on delivery. B sues A for the price. A may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpected. ठीक है, क्योंकि उसमें लेटर में कुछ लिखा नहीं हुआ है तो वो ऐसा बोल सकता है कि हाँ ठीक है, उसमें जो टर्म्स अनएक्सपेक्टेड थे, लिखे ही नहीं हुए थे, तो अब उसके लिए वो ओरली बोल सकता है। देन इसके बाद आ जाता है, ए सेल्स बी अ हॉर्स एंड वर्बली वारंट्स हिम साउंड, मुंह से बोलता है कि वो साउंड है। ए गिव्स बी अ पेपर इन दीज वर्ड्स बॉट ऑफ ए अ हॉर्स ऑफ ₹500, बस इतना लिखा हुआ है। बी में प्रूव द वर्बल वारंटी, बी जो है वो उसकी वर्बल वारंटी प्रूफ कर सकता है इसमें, क्यों, क्योंकि वो इसके साथ साथ जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, प्रोविजन 2 में आता है सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्या है, ए हायर्स lodgings of B and gives B a card on which is written rooms ₹200 a month. A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board, ठीक है, partial boarding के लिए था। A hires lodgings by B for a year and regularly stamped agreement drawn up by an attorney is made between them. It is silent on the subject of board. A may not prove that the board was included in the terms verbally. अब वो उसको प्रूव नहीं कर सकता है क्योंकि क्योंकि वो जो साइलेंट है, साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट है, ए अप्लाइज टू बी फॉर अ डेब्ट ड्यू टू ए बाय सेंडिंग अ रिसिप्ट फॉर द मनी। ए क्या करता है, अप्लाई करता है बी फॉर अ डेब्ट ड्यू टू ए बाय सेंडिंग अ रिसिप्ट ऑफ द मनी। बी कीप्स द रिसिप्ट एंड डज नॉट सेंड द मनी। बी रिसिप्ट रख लेता है और मैं पैसा ही नहीं भेजता, इन अ सूट फॉर द अमाउंट। ए में प्रूव दिस, ए इसको प्रूव कर सकता है। फिर इसके बाद क्या है, A and B makes a contract in writing to take effect upon the happening of a certain contingency. अब contingency है, the writing is left with B, writing जो है B के पास छूट गई, who sues A upon it. A may show that the circumstances under which it was delivered, ठीक है, contingency can be proved by A, contingency जो है वो A प्रूव कर सकता है। कैसे, अब ये देखिए इसकी प्रोविजोज में फॉल हो गया है ना। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 93। अब देखिए सेक्शन नंबर 93 जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और एमेंड एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट। अब क्या है एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट, ठीक है, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें है पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी, ठीक है। पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी हम समझेंगे। पेटेंट एम्बिग्यूटी आती है सेक्शन नंबर 93 में और लेटेंट एम्बिग्यूटी आती है सेक्शन नंबर 95 में, ठीक है। पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आती है पेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट एम्बिग्यूटी है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और एमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। कोई जो डॉक्यूमेंट है वो एम्बिगुअस है तो उसको
उसके लिए क्या है, एविडेंस चाहिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects। अब देखो सामने से दिख रहा है कि ये गलत है तो उसके लिए एविडेंस क्यों दे, मम्मी तुम्हें दिख रहा है ना कि ये खराब है तो फिर क्यों हमको करने को बोल रही हो, ये वही है। इसके लिए क्या है, पेटेंट एम्बिगिटी में नहीं दिख रहा है, क्यों, पर्दे साफ दिख रहा है, ठीक है, उसने पर्दा नहीं डाल रखा है पेटेंट एम्बिगिटी ने। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1,000 और ₹1,500, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन, ठीक है, एविडेंस इसमें नहीं है, वो कोई भी प्राइस दे सकता है। अ डीड कंटेन्स ब्लैंक्स, एक ब्लैंक्स है, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड, क्यों, क्योंकि वो एम्बिगुअस है तो उसमें एविडेंस देने की जरूरत नहीं, ये भी बहुत ज्यादा क्या है, एम्बिगुअस, अब तुम कुछ भी देखो उनकी गलती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 94, ठीक है, इसमें क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। इसमें क्या है, नो एम्बिग्यूटी, नो एविडेंस। इसमें क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन किस चीज की, डॉक्यूमेंट की, टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एग्जिस्ट फैक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए। वेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, लैंग्वेज जो है वो डॉक्यूमेंट में है वो प्लेन है, एंड वेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, अब वो अप्लाई करती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में, एविडेंस में नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वॉज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स। अब देखो लैंग्वेज बता रही है कि एक डॉक्यूमेंट की कि प्लेन है, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली अप्लाई होती है, और लैंग्वेज भी जो देखो साफ सीधी बात है और वो वहां पे लग रही है, ठीक है, बस यही बात है, तो उसमें एविडेंस की भी जरूरत नहीं होती। देखो फर्जी एविडेंस देना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है, ए सेल्स टू बी बाय डीड माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास, A has an estate at Rampur containing 100 बीघा, evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was once situated at a different place and of a different size। Exactly जो चीज है वो लिखी हुई है तो एविडेंस नहीं, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज सही है। देन इसके बाद आ जाता है लेटेंट एम्बिग्यूटी, लेटेंट एम्बिग्यूटी यानी कि छुपी हुई एम्बिग्यूटी, ठीक है, ये आ जाता है सेक्शन 95 में। इसमें क्या है, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, क्या है इसमें, एविडेंस है डॉक्यूमेंट्स की अनमीनिंग in reference to existing facts। when language used in a document is plain in itself, language जो है वो डॉक्यूमेंट पे यूज की गई है वो बहुत प्लेन है, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, मीनिंग नहीं निकल रहा है, एविडेंस में भी गिवन टू शो दैट इट वॉज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, सेंस नहीं निकल रहा है उस बात का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका क्या है, एविडेंस चाहिए होगा। अरे तुम कहना क्या चाहते हो, तुम ये तो बताओ। अब इसका इलस्ट्रेशन है, ए सेल्स टू बी बाई डीड माई हाउस इन कैलकटा, अपना घर जो है कैलकटा का बेचता है। ए हैड नो हाउस इन कैलकटा बट इट अपियर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा ऑफ विच बी हैज बीन इन पोजिशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। अब उसमें वो बोलता है भाई बताओ तुम हावड़ा वाले घर के बारे में बोल रहे हो क्या, तो इसमें क्या प्रूफ का से दे सकते हैं, ओरल एविडेंस से दे सकते हैं। देखो जो चीज जो इधर क्या है, सेक्शन नंबर 94, 93, 94, 95 में किस चीज की बात की गई है, गलतियों की। अब जब छोटी छोटी गलतियां होंगी तो उसके लिए तुम एक नई डॉक्यूमेंट नहीं बनाते रहोगे, तुम उसका क्या कर दोगे, ओरल एविडेंस दे दोगे। वैसे ही सेक्शन नंबर 91 और 92 में किस चीज की बात हुई है, 91 में तो बात हुई है कि टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उसकी क्या है, वो डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट से उसका प्रूफ किया जाएगा क्योंकि वो बेस्ट एविडेंस रूल है। पर इसके बाद 92 में क्या है, 92 में भी ये बोला गया कि ये जो है वो डॉक्यूमेंट से प्रूव होगा, बट उसमें उसके एक्सेप्शन दिए गए कि क्या क्या नहीं प्रूव हो सकता है। अब 93, 94 से क्या है, उसके एक्सेप्शन भी चले आ रहे हैं, ठीक है, कि एविडेंस कहाँ नहीं दिया जाएगा, नहीं मतलब एक्सेप्शंस नहीं चले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि ओरल एविडेंस कहाँ दे सकते हो। पहले तो 93 में कि एविडेंस ही नहीं देना है, 94 में एविडेंस क्यों ही देना है, 95 में अरे एविडेंस देना पड़ेगा ताकि उस बात का जो मतलब है वो समझ में आए। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 96, इसमें है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। एविडेंस किस चीज का, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। अब लैंग्वेज है और जो अप्लाई होती है सेवरल पर्सन में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट द लैंग्वेज यूज्ड, फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज यूज है माइट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू एनीवन, वो क्या है एक पे अप्लाई होती है, एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन ऑफ सेवरल पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। तो इसमें एविडेंस किस चीज का दिया जाएगा, मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ दोज पर्सन्स और थिंग इट वॉज इंटेंडेड टू अप्लाई। अब देखो अब इसके इलस्ट्रेशन से ही समझ लेते हैं क्या, लैंग्वेज है
वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वो लैंग्वेज एक पे अप्लाई होगी, वन ऑफ सेवरल पर्सन पे। क्या है? ए एग्रीज टू सेल बी फॉर ₹1000 माई वाइट हॉर्स। ए हैज 2 वाइट हॉर्स। अब उस पर लग तो रही है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ देम वाज मेंट। इसमें क्या है? व्हेन द फैक्ट्स ऑफ द सच दैट लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू एनीवन एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन ऑफ सेवरल पर्संस। वो अप्लाई हो रही है पर इट इज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सेवरल पर्संस। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका इलस्ट्रेशन है, ए एग्रीज टू ए कंपनी टू बी टू हैदराबाद। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग वेदर हैदराबाद इन डेक्कन और हैदराबाद इन सिंध वॉज मेंट। हैदराबाद पाकिस्तान वाला हैदराबाद था या फिर साउथ इंडिया वाला हैदराबाद था? कौन सा वाला? तेलंगाना वाला। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए लैंग्वेज वाला सेक्शन आ गया। अब देखो लैंग्वेज वाले 2 हैं सेक्शन इसमें, 96 और 97। इसमें क्या है? एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स। अब क्या है? 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स हैं। अब उसमें लैंग्वेज जो है ए पे अप्लाई हो रही है, टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। तो इसके लिए एविडेंस दिया जाएगा। ठीक है। When the language used applies partially to one set existing facts and partially to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly। जो पूरी डॉक्यूमेंट है वो तुमने कुछ ऐसा वाहियात बोल दिया है जो ना इधर लग रहा है ना उधर लग रहा है, ना घर के ना घाट के, तो तुम बताओ भैया घर जाना है कि घाट जाना है। ठीक है। तो इसमें क्या एविडेंस में भी गिवन टू शो टू विच ऑफ द 2 इट वॉज मेंट टू अप्लाई। एविडेंस दिया जाएगा कि इनमें से किस पे अप्लाई करता है। अब इसको इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ लिया जाएगा। क्या है? ए एग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए हैज लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ठीक है। ए के पास जमीन है बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज नॉट एट एक्स। एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मेंट टू सेल। अब ये गाड़ी से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वो किया है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगी। ठीक है। मान लो एक गाड़ी हो गई, मान लो फोर्ड और फरारी, ये 2 गाड़ी हो गई। ठीक है। मैंने किया कि मैं तुमको अपनी फोर्ड बेचूंगी, बट मैंने सेल लगा रखी है फरारी की। तो अब यही कंफ्यूजन हो गया, अरे तुम बोल तो रहे हो फोर्ड बेचोगे पर बेचने के लिए कौन सी है? वो फरारी है। ठीक है। ABC वाला फॉर्मूला लग जाता है इधर। तो वही चीज है कि यार इतना पागल तो मत बनाओ कि तुम ऐसा कर दो, पार्ट ना इधर ना उधर लग रहा है, सीधा सीधा बताओ। कैसे बताओगे? ओरल एविडेंस से। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 98, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। एविडेंस किसका? एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स। एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स ऑफ फॉरेन, ऑब्सोलीट, टेक्निकल, लोकल एंड प्रोविंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एब्रीविएशंस एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस। अब देखो एविडेंस क्या है? एक बात है उसका सेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग होते हैं जो हिंदी तो सीख लेते हैं पर उन्हें जो हिंदी की जो सेंस है ना वो समझ में नहीं आती। हर एक भाषा की एक फीलिंग होती है, वो समझ में नहीं आती। तो इसमें क्या है? इलिजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी जो मीनिंग है उसका सेंस क्या है वो जरूरी है। अब इसके इलस्ट्रेशन से इसको आराम से समझ लिया जाएगा। ये भी लैंग्वेज वाला ही था। इसमें क्या है? ए स्कल्पचर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉड्स। A has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell. ठीक है। उसके पास मॉडल्स हैं, मॉड्स, अब MODS बोल दिया। अब मॉडल्स हैं कि मॉडलिंग टूल्स है? क्यों मॉड्स? मतलब अब फॉर एग्जांपल बोल दोगे ब्रो। अब ब्रो कैसे सेंस है? अब अगर आप फॉर एग्जांपल बोलोगे आई हैव माई ब्रो, यार इज माई, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। ब्रो किस सेंस में? अब तुम लड़कियों को भी ब्रो बोलते हो, लड़कों को भी ब्रो बोलते हो, तो वो ब्रो कौन सा वाला ब्रो हो गया? तो एविडेंस में भी गिवन कि ये भाई वाला ब्रो है, ये बहन वाला ब्रो है, दोस्त वाला ब्रो है। ठीक है। ऐसा एविडेंस दिया जाएगा। ये किसमें है? सेक्शन 98। क्यों? क्योंकि एक सेंस नहीं समझ में आ रहा है। ये जो स्लैंग्स वगैरह नहीं होते हैं ये उन सब के लिए है, एक तरह से वैसे समझ लो, बट ये है तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ बोल दो उससे रिलेटेड, कि मॉड्स बोल दो, ठीक है, कुछ और बोल दो, वैसी वैसी चीजें हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन है, सेकंड लास्ट सेक्शन है, हु मे गिव एविडेंस। कौन देगा एविडेंस? ठीक है। तो अब आप बताओ कौन देगा एविडेंस। तो अब देखो, हु में गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के जो टर्म्स है वो वेरी कर रहे हैं। तो क्या है? पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट है उसकी पार्टीज नहीं है और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट। पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज, पार्टी नहीं है, ठीक है, और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स टेंडिंग टू शो अ कॉन्टेम्परेनियस एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसमें थर्ड पर्सन जो है नॉट पार्टी है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। ये क्या है? एक्सेप्शन है किस चीज का? सेक्शन 92 का। ठीक है। किस लिए?
टू गिव एविडेंस, वेरिंग टर्म्स, ठीक है। अब इसमें इसकी भी इलस्ट्रेशन है। ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट बी शैल सेल ए सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। 3 महीने का पैसा जो है वो ए को दे दिया जाएगा। दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन ए एंड बी बट इट माइट बी शोन बाई सी इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। ये जो है वो तीसरा जो थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट है ना, वो इसको बता सकता है कि अरे यार मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, और सी जो है वो इसमें उंगलीबाजी कर सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन इसमें बता सकता है, थर्ड पर्सन इसके वेरिंग टर्म्स को बता सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी कुछ करते हैं कि यार ये मैंने किया था, वो मैंने किया था, नहीं, तो तीसरे पर्सन से बोले भाई बताओ यार इसने ऐसा किया था, भाई सच सच बताना इसने ऐसा किया था, नहीं किया था। तो ये वो थर्ड पर्सन है जो भाई बताओ में आता है, ठीक है। हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग। अब देखो अभी तक क्या आगे ओरल एग्रीमेंट कहाँ कहाँ दे सकते थे, अब इसमें ओरल एग्रीमेंट देगा कौन, तो इसमें है वो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 100। अब ये लास्ट सेक्शन है। इसमें सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटेड टू विल्स। अब विल से रिलेटेड नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेन शैल बी टेकन टू इफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस को लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स में इंडियन सक्सेशन एक्ट के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसी के साथ जो हमारा सेक्शन 91 से लेकर के 100 बहुत अच्छा नंबरिंग ऑफ सेक्शंस है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आराम से कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हम इसको बंद करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।